कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे 2025-26 के दौरान हुए मर्जर्स और एक्विजिशन यानी M&A की, जिसने कमाल की स्पीड पकड़ ली है। ये अब सिर्फ दो कंपनियों का मालिकाना हक बदलने की साधारण प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि ये रणनीतिक तरीके से बिजनेस को फैलाने, टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और पूरी दुनिया में कंपटीशन में आगे निकलने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। विश्लेषकों और रिपोर्ट्स जैसे ईवाई, पीडब्ल्यूसी और ग्रैंड थॉर्टन के मुताबिक 2025 में भारत में कुल M&A डील्स की वैल्यू अलग-अलग रिपोर्ट्स में 60 बिलियन डॉलर से 105 बिलियन डॉलर तक पहुंची। औसत 80 से 100 बिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन पिछले 9 महीनों में ही 26 बिलियन डॉलर की 649 डील्स हो चुकी थी, जो पिछले साल से 37% ज्यादा है। पिछले पूरे साल की बात करें तो डील वैल्यू में 36 से 40% तक की ग्रोथ नजर आई, जबकि वॉल्यूम भी 20 से 40% बढ़ गया। ये ग्रोथ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद आई। भारत की इकोनॉमी मजबूत रही, जीडीपी ग्रोथ 6 से 7% के आसपास रही। इसके अलावा 2026 में M&A का मोमेंटम और तेज होने की उम्मीद है, जहां डील वैल्यू 120 बिलियन डॉलर को पार कर सकती है। खास तौर से ये सब होगा क्रॉस बॉर्डर डील्स के कारण। इसके पीछे की मजबूत वजहें हैं: अर्थव्यवस्था स्थिर चल रही है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत तेज है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही है, सरकार PLI स्कीम, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है और विदेशी पूंजी का फ्लो भी बढ़ रहा है। कुल वैल्यू में डोमेस्टिक डील्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा करीब 50 से 70% रही, लेकिन क्रॉस बॉर्डर में भी धमाल मचा। 2025 में क्रॉस बॉर्डर डील्स कुल वैल्यू का 60% तक पहुंच गईं। ये पिछले साल सिर्फ 28% थी। 2026 में ये ट्रेंड और मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि विदेशी निवेश सुधार और EU इंडिया FTA जैसे समझौते हो चुके हैं। अगर क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो हर क्वार्टर ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। क्वार्टर वन में 30 बिलियन डॉलर के आसपास, क्वार्टर टू में 26 बिलियन और क्वार्टर थ्री में भी 26 बिलियन डॉलर। कुल मिलाकर साल भर मजबूत मोमेंटम देखने को मिला। 2025 के तीसरे क्वार्टर तक सैकड़ों डील्स हो चुकी थी और उनकी कुल वैल्यू भी अरबों डॉलर में है। घरेलू एक्विजिशंस के अलावा भारतीय कंपनियां विदेशों में भी एग्रेसिव हो रही हैं। आउटबाउंड डील्स बढ़ रही हैं और विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। ये दिखाता है कि अब भारतीय बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। 2026 में US इंडिया ट्रेड डील से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का साइकिल और तेज होने की संभावना है। सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी BFSI सेक्टर में देखने को मिली। इस सेक्टर में कुल 26% की हिस्सेदारी रही, जो आंकड़ों के अनुसार 15 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास है। बड़े बड़े बैंकिंग मर्जर्स ने पूरी इंडस्ट्री को नया आकार दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का विलय था, जिसका असर पिछले साल भर तक नजर आया। इसी तरह पिछले साल यानी 2025 में भी कई डील्स हुई। MUFG ने श्रीराम फाइनेंस में 20% स्टेक 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में लिया। सुमितोमो मित्सुई ने यस बैंक में निवेश किया। एमिरेट्स NBT ने RBL बैंक में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया। प्राइवेट सेक्टर में भी कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में विदेशी निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी, जिससे कैपिटल बेस काफी मजबूत हो गया, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई और रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हुआ। इसके साथ ही NBFCs और फिनटेक में कंसोलिडेशन तेज हुआ है। 2026 में BFSI में रेगुलेटरी स्क्रूटनिंग बढ़ेगी, जिससे स्केल डील्स जारी रहेंगी। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की दुनिया में भी अधिग्रहण यानी एक्विजिशन की बाढ़ देखी गई। AI, सास, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स वाली कंपनियां बड़े कॉरपोरेट्स के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनी हुई हैं। अनुमान है कि 2025 में इंडियन टेक M&A की वैल्यू में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई। कैपजेमिनी ने WNS को 3.7 बिलियन डॉलर में खरीदा। फंडिंग में थोड़ी मंदी आई तो कई स्टार्टअप्स ने रणनीतिक बिक्री या हिस्सेदारी ट्रांसफर को चुना, ताकि पैसा आए और बिजनेस चलता रहे। एक्वी हायरिंग का ट्रेंड भी इस दौरान काफी बढ़ गया, जिसमें बड़ी कंपनियां स्टार्टअप को खरीदकर टैलेंट और टेक्नोलॉजी सीधे हासिल कर लेती हैं। 2026 में AI और हेल्थ केयर टेक में बड़े सौदे होने की संभावना है।
बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी में डाइवर्सिफिकेशन साफ नजर आता है। टाटा ग्रुप ने एविएशन में एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर कर डिजिटल और कंज्यूमर सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत किया है। टाटा मोटर्स ने इवेको ग्रुप को $4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। ये भारतीय कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी आउटबाउंड डील है। अडानी ग्रुप ने भी इंफ्रा एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में एक्विजिशन किए, जैसे अबोट पेंट पोर्ट का $2.1 बिलियन में और जयप्रकाश एसोसिएट्स का एक्विजिशन। ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन ने अयाना रिन्यूएबल पावर को $2.3 बिलियन में लिया। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने एक्जो नोबल इंडिया को $1.1 बिलियन में खरीदा। ये सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने की बात नहीं, ये पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करने और लंबे समय के एसेट्स बनाने की स्ट्रेटेजी है। क्रॉस बॉर्डर डील्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ग्लोबल कंपनीज भारत की युवा आबादी, तेज डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देखकर यहां आ रही हैं। लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी जिसका टारगेट 500 गीगावाट है, फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर में विदेशी कंपनियों की ओर से हिस्सेदारी की खरीद और ज्वाइंट वेंचर्स की संख्या बढ़ी है। शिंडर इलेक्ट्रिक ने अपनी इंडियन सब्सिडरी में कुल ओनरशिप $6.4 बिलियन में ली। इससे न सिर्फ कैपिटल इनफ्लो बढ़ा, बल्कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टेक्निकल एफिशिएंसी और ग्लोबल मार्केट्स तक एक्सेस भी सुधरी। इस साल इंडिया की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने वाली नीतियां और मजबूत होंगी। नीतिगत बदलाव भी एमएनडे में काफी मददगार रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण फाइनेंसिंग के नियमों में ढील दी। बैंकों को एमएनडे के लिए ज्यादा लोन देने की परमिशन मिली। इससे बड़ी डील्स के लिए घरेलू फंडिंग आसान हुई और विदेशी लोन पर निर्भरता कम हुई। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे कैपिटल कॉस्ट घटेगी और बैंकिंग सिस्टम एमएनडे इकोसिस्टम में ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करेगा। लेकिन एमएनडे में खतरे भी कम नहीं हैं। वैल्यूएशन में ज्यादा उत्साह, अपर्याप्त ड्यू डिलिजेंस और कंपनियों के कल्चर का मैच न होना, ये सब कई बार योजना के अनुसार परिणाम नहीं देते। ग्लोबल स्टडीज दिखाती हैं कि बहुत सी डील्स में सोची गई सिनर्जी पूरी नहीं हुई। पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, एचआर मैनेजमेंट, टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स को जोड़ना और ब्रांड पोजीशनिंग, ये सब सफलता के लिए सबसे अहम होते हैं। 2025 के कुछ महीनों में डील वॉल्यूम और वैल्यू में हल्की गिरावट भी आई, जिसे एक्सपर्ट्स ग्लोबल अनिश्चितताओं, हाई इंटरेस्ट रेट्स और ज्यादा सतर्क वैल्यूएशन से जोड़ते हैं। फिर भी 2026 में रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद स्ट्रेटेजिक डील्स बढ़ेंगी। ओवरऑल पिक्चर काफी पॉजिटिव है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में बेहतर बनी हुई है। निवेशकों का भरोसा कायम है। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने वाली योजनाएं, डिजिटलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब कॉरपोरेट एक्सपेंशन को मजबूत कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर ग्लोबल हालात स्थिर रहे तो इस साल भारत की एमएनडे डील वैल्यू $120 बिलियन के पार जा सकती है। आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों में ग्रोथ की संभावना है, खासकर एनर्जी, टेक और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। इसके अलावा इस साल जीडीपी 6.9% तक बढ़ने का अनुमान है, जो एमएनडे को और बूस्ट देगा। कुल मिलाकर भारत में एमएनडे अब सिर्फ कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन का टूल नहीं रहा, ये आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन और कॉम्पिटिटिव रीबैलेंसिंग का बड़ा संकेत है। बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और टेक कंपनीज आर्थिक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन से भविष्य तैयार कर रही हैं। कैपिटल, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ये समन्वय भारत को ग्लोबल एमएनडे नक्शे पर टॉप पोजीशन दे रहा है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये सारी डील्स असल में वैल्यू क्रिएट कर पाएंगी? क्या ये विस्तार लंबे समय तक स्थिर और स्थायी रहेगा? 2026 में क्या नए सेक्टर्स जैसे क्लीन एनर्जी, एआई और ईवी में बड़ी गतिविधियां होंगी? कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show